144 साल, एक लंबा सफर है ना। ये सिर्फ एक त्योहार की कहानी नहीं है। ये कहानी है विश्वास की, साम्राज्य की और टेक्नोलॉजी के संगम की। एक ऐसी कहानी जो हमें सीधे अतीत के संघर्ष से उठाकर भविष्य की एक ऐसी कल्पना में ले जाती है जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। ये जो लाइन है ना, आस्था, साहस और संघर्ष का संगम, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है। ये उन लाखों लोगों की भावनाएं हैं, उनका जज्बा है जिन्होंने हर मुश्किल का सामना करके इस परंपरा को जिंदा रखा। सही मायने में कुंभ की नींव इंसानी जज्बे पर ही टिकी है। तो देखिए कितना बड़ा बदलाव है। एक तरफ 1881 जहां लोगों को डाकुओं और अंग्रेजी सिपाहियों से बचकर तीर्थ यात्रा करनी पड़ती थी, और दूसरी तरफ आज का 2025 जहां भीड़ को एआई मैनेज कर रहा है और आसमान से ड्रोन नजर रख रहे हैं। ये जो जमीन आसमान का फर्क है ना, बस यही हमारी आज की कहानी का फोकस है। तो चलिए एक टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधे चलते हैं उस दौर में जब लोगों की आस्था पर भी पहरा लगा हुआ था। आखिर कैसा था वो 1881 का कुंभ? देखिए, 1857 की क्रांति ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। उन्हें हमेशा एक डर रहता था, और कुंभ जहां लाखों लोग इकट्ठे होते थे, उन्हें एक पोटेंशियल हॉटस्पॉट लगता था। उन्हें लगा कहीं यहां से एक और विद्रोह की चिंगारी ना भड़क जाए, और बस इसी डर ने कुंभ को लेकर उनका पूरा नजरिया ही बदल डाला। जरा कल्पना करके देखिए, सैकड़ों मील का सफर, वो भी पैदल। रास्ते में कभी जंगली जानवर तो कभी डाकुओं का खतरा, और ऊपर से अंग्रेज सिपाहियों की घूरती निगाहें। लोगों के पास सामान भी कितना सा होता था, लेकिन उनका विश्वास, उनकी आस्था इतनी मजबूत थी कि हर तकलीफ झेलकर वो संगम तक पहुंच ही जाते थे। ये सफर सच में एक तपस्या से कम नहीं था। तो अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने कुंभ को कंट्रोल और प्रॉफिट का एक जरिया बना लिया। पुजारियों और साधुओं पर उनकी नजर रहती थी। जो लोग आते थे उनसे एफिडेविट साइन करवाए जाते थे कि वो किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेंगे। यहां तक कि नहाने पर, कैंप लगाने पर, छोटे मोटे दुकानदारों पर, सब पर टैक्स। और दुनिया को दिखाने के लिए इसका नाम दे दिया ग्रेट इंडियन फेयर, ताकि उनका कंट्रोल और भी पक्का हो जाए। और अब देखिए नंबर्स की कहानी। अंग्रेजी सरकार ने खर्च किए लगभग 28,000 रुपए, और कमाए कितने? 98,000 से भी ज्यादा। मतलब साफ है, उनके लिए ये कोई धार्मिक आयोजन नहीं था, ये तो सीधा सीधा मुनाफे का मामला था। ओके, तो अब अतीत से सीधा एक लंबी छलांग मारते हैं और आते हैं आज के दौर में। वो साम्राज्य वाला कंट्रोल तो चला गया, अब कुंभ एक नए संगम में दाखिल हो चुका है, और ये संगम है डिजिटल टेक्नोलॉजी और कॉर्पोरेट प्रभाव का। सोचिए, पहले आध्यात्मिक गाइडेंस के लिए नागा साधु और संत हुआ करते थे। वो थे पारंपरिक मार्गदर्शक, लेकिन अब हैं नए मॉडर्न गाइड्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, जो कुंभ की कहानी को अपने फोन से शूट करके रील्स और वीडियोस के जरिए पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस कुंभ 2025 को कवर करने के लिए 334 से भी ज्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स लगे हुए हैं। और सुनिए, ये सिर्फ शौक के लिए नहीं हो रहा है। एक एक वीडियो बनाने के उन्हें 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक मिल रहे हैं। कमाल की बात है ना। एक और कमाल का आंकड़ा देखिए, जो नागा साधुओं की लाइफ पे रील्स बनी है ना, उन पर व्यूज पता है कितने हैं? 35 करोड़ से भी ज्यादा। ये इतने व्यूज हैं जितनी अमेरिका की पूरी आबादी है। ये है डिजिटल पावर। इससे पता चलता है कि आज के जमाने की पहुंच कहां तक है। अब बात करते हैं पैसे की। 2013 में कॉर्पोरेट कंपनीज ने मार्केटिंग पर 1000 करोड़ खर्च किए थे, और 2025 में ये फिगर 4 गुना से भी ज्यादा बढ़कर 4,500 करोड़ रुपए हो गया है। लेकिन ये पैसा सिर्फ बड़ी कंपनीज के पास नहीं जाता, इसका सीधा फायदा वहां की लोकल इकोनॉमी को मिलता है। होटल, ट्रांसपोर्ट, छोटे छोटे बिजनेस, सबके लिए ये एक बम्पर मौका होता है। तो अब कुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इवेंट भी बन चुका है। तो आज का कुंभ चलता कैसे है? पूरी तरह से टेक्नोलॉजी के दम पर। सोचकर देखिए, एआई करोड़ों लोगों की भीड़ को रियल टाइम में मैनेज कर रहा है, आसमान में ड्रोन सिक्योरिटी के लिए घूम रहे हैं, और लाइव स्ट्रीमिंग से दुनिया की किसी भी कोने में बैठा इंसान इसका हिस्सा बन सकता है। ये सब इसलिए ताकि सबका एक्सपीरियंस स्मूथ और सेफ हो। लेकिन इस पूरे डिजिटल शो के बीच एक सवाल जरूर उठता है, क्या कैमरा लेंस ने प्रार्थना की जगह ले ली है? ये जो हर तरफ रील्स और वीडियो बनाने की होड़ लगी है, क्या इससे कुंभ का जो गहरा आध्यात्मिक माहौल है वो कहीं कम तो नहीं हो रहा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा। चलिए, अब हम प्रेजेंट को छोड़कर भविष्य में चलते हैं।
एक फ्यूचरिस्टिक ऑब्जर्वर की तरह सोचिए, आज से लगभग 150 साल बाद यानी 2169 में कुंभ कैसा दिखेगा? क्या होगा वहां? तो हमने ये सवाल पूछा सीधे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कि 2169 का महाकुंभ कैसा होगा, और जो जवाब मिले ना वो सच में हैरान करने वाले हैं। ये विश्वास के भविष्य की एक ऐसी झलक है जहां टेक्नोलॉजी और अध्यात्म एक हो जाएंगे। एआई के मुताबिक आने वाले समय में तीर्थ यात्रा के लिए कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस अपना न्यूरल हेडसेट पहनिए और आप पहुंच जाएंगे होलोग्राफिक संगम में। वहीं बैठे बैठे वर्चुअल स्नान कीजिए और कॉस्मिक एनर्जी को फील कीजिए। सब कुछ वर्चुअल, सब कुछ रियल टाइम। लेकिन गुरु कौन होगा? एआई कहता है एक एआई गुरु या साइबर संत। ये एक ऐसी एआई एंटिटी होगी जिसके अंदर हजारों सालों के धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान फीड किया गया होगा। ये आपको पर्सनल गाइडेंस देगा, आपके हर सवाल का जवाब देगा और आपको आध्यात्मिक रास्ते पर आगे ले जाएगा। और जो लोग फिजिकली वहां जाना चाहेंगे उनके लिए भी एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होगा। ट्रांसपोर्ट के लिए एयर टैक्सीज होंगी, मदद के लिए ह्यूमनॉइड रोबोट्स, भीड़ से बचने के लिए स्मार्ट गार्ड्स पर डिजिटल टोकन मिलेंगे और पूजा के लिए देवताओं के होलोग्राफिक अवतार होंगे। सबसे बड़ी बात, ये पूरा इवेंट 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगा, यानी पूरी तरह क्लाइमेट फ्रेंडली। लेकिन सबसे कमाल की, सबसे दूर की सोच ये है कि एआई के अनुसार आने वाले समय में कुंभ सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं रहेगा। मतलब जैसे जैसे इंसान मार्स और मून पर अपनी कॉलोनीज बनाएगा, वर्चुअल ब्रिजिंग टेक्नोलॉजी उन्हें इस महाकुंभ से जोड़ेगी। सोचकर देखिए, मार्स पर बैठा कोई इंसान होलोग्राफिक रूप से संगम में डुबकी लगा रहा होगा। धरती का संगम और अंतरिक्ष का संगम एक हो जाएंगे। इसे कहेंगे कॉस्मिक संगम। तो इस अद्भुत फ्यूचरिस्टिक कल्पना से वापस आते हैं और इस कहानी को उसके मूल तत्व पर लाकर खत्म करते हैं। हमने देखा 1881 का संघर्ष, हमने कल्पना की 2169 की वर्चुअल दुनिया की। इस पूरे सफर में कुंभ का रूप, उसका स्वरूप सब बदल जाएगा। लेकिन एक चीज है जो तब भी वैसी थी, आज भी वैसी है और शायद हमेशा वैसी ही रहेगी, और वो है लोगों की अटूट आस्था, उनका विश्वास। तो अंत में एक सवाल छोड़कर जाते हैं, जब इंसान सितारों तक पहुंच जाएगा, मार्स पर घर बना लेगा, तब क्या हमारी ये हजारों साल पुरानी परंपराएं एक एंकर, एक लंगर का काम करेंगी? क्या यही वो चीज होगी जो हमें हमारी जड़ों से और एक दूसरे से जोड़ कर रखेगी? इस पर सोचना जरूरी है।